चलिए बीजगणित प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। बीजगणित क्लास 10 का। चलिए अंक सबसे पहले पढ़ना है, बहुत चीज़ पढ़ना है, उसका हम जानकारी दे देते हैं नॉर्मल, उसके बाद आपको फिर आगे चलेंगे। अंक किसको कहते हैं? वैसा अंकन पद्धति जिसके द्वारा संख्या का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या केवल 10 होती है। कितना? 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब बाबू कहिएगा सर 10 संख्या कहलाएगा, बट डिजिट अंक नहीं कहलाएगा। संख्या, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। सभी अंक संख्या होते हैं लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होते। सभी अंक, जैसे बाबू 1 जो है अंक है, 1 क्या है? अंक है। इस संख्या भी हो सकता है। 2 संख्या 2 है, 3 अंक भी है और संख्या भी है, 4 अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन बाबू 10 को कह दे कि इस 10 अंक है, नहीं बाबू ये संख्या है, अंकों से मिलकर बनी। बाबू 2 गो अंक से मिलकर बना है, ये भी संख्या है, अंक नहीं है। 2 अंक से मिलकर के बनती है, उसको संख्या कहते हैं। अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये अंक नहीं कहलाएगा बट सिर्फ संख्या कहलाएगा। लेकिन ये सब अंक भी कहलाएंगे और संख्या भी कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सभी अंकों में शून्य का स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण है बाबू। ये शून्य का स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जब, अब कैसे महत्वपूर्ण है जो भी देखते हैं, जब शून्य को किसी संख्या के बाईं ओर रखा जाता है तो उसका मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे देख लीजिएगा वो 0, 2, इसको 2 ही है, 2 लिखिए या फिर 0, 2 लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं। 0, 0, 4 लिखिए या फिर सिर्फ आप 4 लिखिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 100 है बाबू, या फिर 0, 0, 100 लिखिए, इसको मान में कोई परिवर्तन होगा? इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो बाबू अगला है, जब शून्य को किसी संख्या के दाईं ओर रखा जाता है तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 2, अगर इधर देखिए बढ़ा दिए 20 हो गया, इधर देखिए 200, 2000, 2,00,000, 20,000, ऐसे होते जाएगा। यानी जब बाईं ओर रखते हैं तो उसका मान में अंतर नहीं पड़ता है, जब लेकिन दाईं ओर में रखते हैं तो उसका मान में अंतर पड़ जाता है। अब कोई संख्या में 0 से जोड़ करेंगे तो भी उसका मान में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर 0 में जोड़ेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। कोई संख्या में अगर 0 घटाते हैं तो उसका मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि 0 में कोई संख्या को घटाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कर्ज में हो जाएगा बाबू। 0 - 2 कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाती है। यदि कोई संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 कहलाता है, यानी 0/2 = 0। यदि आप किसी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो इसका इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी ज्ञात नहीं होगा। यानी 2/0 करिएगा तो ज्ञात नहीं होगा, अनिर्धारित, बहुत दूर जाएगा बाबू, ये इन्फिनेटिव कटेगा ही नहीं। बोलिए कैसे नहीं कटेगा, इसको डिटेल्स में बताएंगे आगे चल करके, अभी देख लीजिए जी, पे देख लीजिए बाबू। यदि आप कोई संख्या को अगर ऐसे इसको लिखे 10/2 लिखते हैं तो इसका मतलब सिंपल से भागा 2 में 10, 2 से भाग देते हैं, 5 बार में आपको ख़त्म हो जाता है बाबू। ऊपर में 0 है तो यानी यहाँ ऊपर वाला बीच में होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी इसमें 2 से भागा लगाएंगे बाबू 0 बार में। 0 × 2 है, जब का गुना होता है देखो ना, 5 × 2 10, तो यहाँ 0 × 2 0 है तो 0 बार में ख़त्म हो गया बाबू, है ना। ये 0 बार में क्या हो गया आपका? ख़त्म हो गया। ये माइक बड़ा डिस्टर्ब करता है, आवाज़ जा रहा है ना आप लोग को? चलिए ठीक। अब आपको यहाँ देखो वही चीज़ है, अगर आप 2 से भागा लगाइएगा 0 में तो बाबू 0 बार में लगाइएगा तो 0 × 0 0, फिर 2 बच जाएगा। यदि आप 1 बार में लगाइए तो 0 × 1 0, फिर 2 बच जाएगा। फिर यदि आप 2 बार में लगाइए, 2 का पड़ेगा 0 बार 0, फिर 2 बचेगा। 3 बार पढ़िएगा फिर 0, यानी अनंत जाते रहेगा ये, इसलिए इसको इन्फिनेटिव मान लेते हैं। और यदि 0/0 करते हैं बाबू तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है बाबू। 0/0 आज तक कोई अभी तक ज्ञात नहीं किए हैं कोई वैज्ञानिक, तो हम कहाँ से इसको ज्ञात कर पाएंगे। चलिए चलो बाबू
प्राकृत संख्या। अब आते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैसे? बड़ी n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। पूर्ण संख्या जब शून्य को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के समुच्चय को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे बड़ी W के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अब 0, इसमें 0 नहीं था, इसमें 0 आ गया। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। पूर्णांक संख्या जब धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाने से बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I या Z के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखो बाबू, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाने से जो समुच्चय बन गया वो क्या कहला गया? पूर्णांक। इधर वाला धनात्मक है, धनात्मक मतलब जो प्लस में रहता है। इधर वाला ऋणात्मक है, ऋणात्मक कहने का मतलब माइनस सब लगा हुआ रहेगा। और ये बीच वाला क्या है? शून्य। यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से जो मिलकर के समुच्चय बनता है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो बाबू, इसमें 0 नहीं था, यहाँ 0 लगा दिए। इसमें 0 के बाद इधर वाला यानी इधर माइनस वाला भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जिसमें तीनों उसको पूर्णांक संख्या कहेंगे। चलो बाबू, परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक संख्या होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे p के द्वारा सूचित किया जाता है। बशर्ते q जो p बटा q है वो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि q 0 हो जाएगा, बाद p कोई संख्या ले लो 2 और नीचे में यदि 0 हो जाएगा तो इसका ही मान इन्फिनिटिव आ जाता है, वो आता ही नहीं, सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। बाकी आप कोई भी संख्या बोले सर तो p बटा q के रूप में नहीं कुछ तो नीचे में एक बचा हुआ होता है बाबू, नहीं कुछ तो नीचे इसका भी एक, नहीं कुछ तो नीचे इसका भी एक, नहीं कुछ तो नीचे इसका भी एक, यानी सब परिमेय संख्या के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। और परिमेय संख्या एक बात याद रखेंगे कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है। मानक रूप करने का मतलब एकदम छोटा रूप बाबू। जैसे देखिए 15/10 है, यहाँ पे यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मानक रूप में नहीं बाबू। इसको काट देंगे यदि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, अब यह आ गया 3/2। अब यह सबसे छोटा रूप में हो गया, तब यह कहलाएगा कि परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानक रूप में नहीं था, यानी छोटा रूप में नहीं था। परिमेय संख्या मानक रूप का मतलब छोटा से छोटा रूप में होता है बाबू। अब है अपरिमेय संख्या, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पूरा पूरा नहीं मतलब अर्थात दशमलव के रूप में उसका निकलता है बाबू, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसे क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? क्यू के द्वारा। जैसे देखिए, मान लेते हैं अगर क्यू के द्वारा इसको सूचित करेंगे तो क्यू इक्वल टू, देखिए बाबू, क्यू से सूचित करेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का पूरा पूरा वर्गमूल, 4 का निकल जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है बाबू? 2। तो ये परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। हाँ, √5 इसका पूरा पूरा नहीं निकलता, डॉट 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 बहुत दूर तक हम ले जा सकते हैं इसको, है ना। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक संख्या अब आ गए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे बड़ी आर के द्वारा सूचित किया जाता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तब वो वास्तविक संख्या कहला जाएगा बाबू। परिमेय या परिमेय कुछ बाबू, अब कहेगा सर यहाँ पे -1 लिखे तो परिमेय है नहीं, क्योंकि p बटा q के रूप में नहीं है ना बाबू, नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलने से बनी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय वास्तविक संख्या कहेंगे, जिसमें -√2 -5/7 भी है, ये सब है ना।
या फिर काल्पनिक संख्या को छोड़कर शेष सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। भाई बात काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे? जब करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे बाबू करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या, करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या का कहेगा सर यहाँ तो वर्गमूल निकल रहा है, तो काल्पनिक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। ये उच्च क्लास में पढ़ना है बाबू, यानी इंटर में, कि आपको काल्पनिक संख्या का भी वर्गमूल निकलेगा, लेकिन क्लास 10 तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका नहीं निकलेगा, यानी काल्पनिक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत?